Hello everyone, welcome to my channel JEE and Olympiad Physics with Anirudh Jain. Uh, इस वीडियो में मैं सबसे कॉमन जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन आते रहता है जेई या नीट के फिजिक्स में उसके बारे में डिस्कस करूंगा एंड आई विल शो यू दैट इफ यू रिमेंबर जस्ट वन सिंगल फॉर्मूला वो आपका काफ़ी टाइम बचाएगा कैलकुलेशंस में. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज दैट differential equation? The differential equation that I'm trying to tell you is dy by dx is equal to c minus ky, where ये जो c और k जो है they are constants. ठीक है, they are positive constants right now. बाद में मैं कुछ और उसमें changes भी ला दूंगा. So dy by dx is equal to c minus k times y. So इधर y भी एक वेरिएबल है, x भी एक वेरिएबल है. ठीक है, now you could see that this is a linear function. ठीक है, लीनियर मतलब जो इसका डेरिवेटिव है इट इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ वाई इटसेल्फ. ऑलराइट, नाउ इसमें इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आपको एक्स के एक नोन वैल्यू दिया रहेगा, मतलब एक्स के एक सर्टेन वैल्यू एक्स नॉट पे वाई का एक सर्टेन वैल्यू वाई नॉट वुड बी गिवन टू यू. ठीक है, नाउ व्हाट आई एम आस्किंग यू टू रिमेंबर इज कि द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, you know how to solve this differential equation, right? तो इसको अगर solution आप याद करो तो it is simply going to be y is equal to y naught e raised to minus k delta x plus c by k into 1 minus e raised to minus k delta x. This might seem a little overwhelming right now. अभी थोड़ा complicated लग सकता है कि इतना बड़ा कैसे याद रखे, but trust me ये आपको easily याद हो जाएगा. ठीक है, now इसमें जो y naught है, y naught क्या है? It is the value of y का वैल्यू है when x का वैल्यू जब x नॉट रहेगा. ठीक है, दिस इज दी गिवन वैल्यू. एंड व्हाट इज दिस डेल्टा x राइट हियर? तो डेल्टा x मैंने सिंपल टर्म्स में लिखने के लिए मैंने उसको डेल्टा x लिखा. डेल्टा x सिंपली वेरिएबल x माइनस द गिवन वैल्यू x नॉट. ठीक है, सो लेट मी शो यू द प्रूफ ऑफ दिस. तो प्रूफ में दिस इज आवर डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to c minus ky. इसमें देख सकते हैं dy by c minus ky को नीचे ले जाओ, dx को ऊपर ले जाओ, you'll get this dy by c minus ky is equal to dx and then you integrate this. When you integrate this, इसके लिमिट्स क्या होंगे? x naught to x और इसका क्या होगा? y naught to y. तो ये जो इंटीग्रेशन है dy by c minus ky, it is of the form क्या फॉर्म है? इंटेग्रल, जस्ट लिख देता हूं इधर मैं. इट इज सिंपली इंटेग्रल dx by ax plus b का फॉर्म आ गया है ना. तो यू नो द सॉल्यूशन ऑफ दैट, मतलब इसका इंटीग्रेशन पता है अपने को 1 by a ln of ax plus b. ठीक है, प्लस c. दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑलराइट, सॉरी अबाउट द डिफरेंशियल, ये इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन है ये वाला इंटीग्रेशन. एंड यू कैन सी क्लियरली दैट ये जो a है, a इज माइनस के राइट हियर एंड यहाँ पे जो b है इट इज c हियर. ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 by माइनस के मतलब माइनस 1 by k ln ऑफ c माइनस ky. ठीक है, इधर ax प्लस b लिखा है, उसी तरह से c माइनस ky from where to where the lower limit is y naught to upper limit being y. Okay, so let me just erase this. I hope you understood this part. ठीक है, just a moment, sorry. So you understood this part. Now ये देखो यहाँ पे LHS क्या आ गया? माइनस 1 by k ln ऑफ c माइनस ky फ्रॉम y नॉट टू y. एंड RHS देखो dx का इंटीग्रेशन is simply x and x from x नॉट टू x. ऑलराइट, नाउ ये अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, you'll get c minus ky and लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, c minus ky नॉट आएगा, बट इट्स log over there, log of that. तो log of c minus ky minus log of c minus ky नॉट करोगे तो you'll get log of c minus ky by c minus ky नॉट. ठीक है, I would recommend you to try this out first. And of course RHS में क्या आ जाएगा? x minus x नॉट रहेगा. ठीक है, now this x minus x naught I'm going to write it as delta x, काम आसान करने के लिए, थोड़ा और सिंपल लगे इसलिए. ऑलराइट, नाउ इसको अभी इस इक्वेशन में से ये जो नेगेटिव k है उसको RHS में ले जाओ, तो माइनस k डेल्टा x हो गया RHS में, एंड LHS में ln ऑफ c minus ky by c minus ky नॉट हो गया. एंड देन इफ आई वांट टू रिमूव दिस ln, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लेता हूँ,
तो यहाँ पे e रेस टू माइनस के डेल्टा एक्स हो गया और c माइनस के वाई बाई सी माइनस के वाई नॉट आ गया। रीअरेंज टू गेट y, यू विल गेट दिस इक्वेशन, ठीक है। y इज इक्वल टू वाई नॉट ई रेस टू माइनस के डेल्टा एक्स बाई सी बाई के इंटू वन माइनस ई रेस टू माइनस के डेल्टा एक्स। नाउ मैं इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन पे इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप बहुत बार ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे एंड द ओनली वे यू विल बी सॉल्विंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, हो सकता है कि बहुत ही सिंपल केस का हो, तो आपको ये सारा स्टेप करना पड़ेगा, समझ रहे ना, ये सारा स्टेप आपको करना पड़ेगा, तो आप उसमें टाइम बचा सकते हैं इफ यू जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है। नाउ 99.99% ऑफ द केस, बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ये रहता है कि जो x नॉट का वैल्यू है, जो गिवन वैल्यू रहता है x का, दैट इज जनरली जीरो। नाउ इन दैट केस व्हाट वुड आवर इक्वेशन लुक लाइक, y is equal to y naught e raised to minus kx, delta x would be x minus 0, ठीक है। So that is simply x plus c by k into 1 minus e raised to minus kx। you should understand that आपको k भी पता है, c भी पता है और y naught भी given रहेगा, ठीक है। now there is a less common differential equation, that is कि आपको यहाँ पे माइनस के बदले dy by dx is equal to c plus ky दे दिया। तो अगर ऐसा दिया जाए तो ऑल यू नीड टू डू इज रिप्लेस के विथ माइनस के। तो ये जो इक्वेशन दिख रहा है ना, इसमें आप के जहां जहां है उसको माइनस के से रिप्लेस कर दो, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा वाई नॉट ई रेस टू के एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे के है तो वो माइनस के हो जाएगा, एंड यहाँ पे भी रेस टू प्लस के एक्स हो जाएगा, तो यूल गेट दिस वन। ये खैर बहुत रेयरली यूज होता है, बट यू कुड ऑल्सो रिमेंबर दिस ट्रिक। आपको याद सिर्फ ये इक्वेशन करना है, ठीक है। ये इक्वेशन याद करो, और अगर मान लो बीच में प्लस है तो यहाँ पे माइनस, जहां के है उसको माइनस के टर्म्स में लिख देना है, ठीक है। नाउ इसका ये जो सॉल्यूशन है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, दैट इज y इज इक्वल टू वाई नॉट ई रेस टू माइनस के एक्स प्लस सी बाई के इंटू वन माइनस ई रेस टू माइनस के एक्स। इसके ग्राफ्स है, लेट्स लुक एट दी ग्राफ्स, ठीक है। तो व्हाट आर दी पॉसिबल ग्राफ्स? तो ये देखो, दिस इज आवर इक्वेशन, this is our solution of the differential equation, and x is equal to 0 पे y का वैल्यू क्या दे रखा है, y नॉट, and if you just plug in the value of x as infinity, x का वैल्यू infinity लगाओ, देखो क्या मिलेगा आपको। when you substitute x is equal to infinity, you see that e raised to minus infinity becomes 0, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट तो पूरा 0 हो गया, and here e raised to minus infinity again is 0, so you'll end up getting what, c by k। so at x, when x tends to infinity, y becomes what, c by k। so ऐसा सोच सकते हो कि इनिशियली y का वैल्यू जो था, इनिशियली नहीं मतलब x का x जब 0 था तब y का वैल्यू y नॉट है, और x जैसे जैसे बढ़ते बढ़ते इंफिनिटी में जाएगा तो इट वुड टेंड टुवर्ड्स व्हाट वैल्यू, c by k। ऑलराइट, नाउ देयर आर कपल ऑफ पॉसिबिलिटीज हियर। पहले y नॉट है, बाद में c by k है, तो ऐसा हो सकता है कि y नॉट c by k से कम हो, ऐसा भी हो सकता है कि y नॉट c by k से ज्यादा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि y नॉट c by k के इक्वल हो। तो व्हाट वुड हैपन इन दीज थ्री केसेस? तो जस्ट लुक एट दिस, इफ y नॉट इज लेस देन c by k, व्हाट हैपेंस इज पहले वैल्यू कम है, बाद में वैल्यू ज्यादा है, मतलब the graph would be an exponential growth graph। it will exponent this y, the value of y is increasing exponentially from y naught to c by k। ऑलराइट, c by k पे एक्सपोनेंशियली ये एक एसिम्पटोट है इधर, मतलब अप्रोक्सीमेटली थोड़े अराउंड एक सर्टन टाइम है, उसके बारे में बताऊंगा, उतने टाइम पे थियोरेटिकली इन्फिनिट टाइम पे वो वैल्यू रीच करता है, ठीक है। एंड ये आई हैव शोन वन वैल्यू ऑफ x विच इज 1 बाई के। ये 1 बाई के का क्या मीनिंग है समझो, इसका जो इनिशियल रेट ऑफ चेंज होगा, लुक एट दिस ब्लू लाइन, ठीक है, जस्ट जूम इन अ लिटिल, या सो लुक एट दिस ब्लू लाइन राइट हियर। ये जो ब्लू लाइन है, दिस रिप्रेजेंट्स द इनिशियल स्लोप, मतलब इसका इनिशियल रेट ऑफ चेंज। नाउ इफ द इनिशियल रेट ऑफ चेंज वाज मेंटेन्ड, अगर ये इनिशियल रेट ऑफ चेंज मेंटेन रहता तो उस किस वैल्यू ऑफ x पे ये c by k वैल्यू अटेन करता, 1 by k। ऑलराइट, सो यू डोंट हैव टू नो द प्रूफ, उसको आप इफ यू आर क्यूरियस अबाउट इट, आई वुड रिकमेंड यू टू ट्राई इट आउट कि कैसे होगा ये चीज, ठीक है। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, कि अगर y नॉट पे जो, सॉरी x इज इक्वल टू 0 पे
जो इसका इनिशियल स्लोप रहेगा, जो वो स्लोप को मेंटेन अगर रखे, इसमें तो स्लोप देख सकते हैं कि कम होते जा रहा है, ठीक है। इफ दैट वाज मेंटेन्ड, then at what value of x would the value of y be c by k? So that is equal to 1 by k, ठीक है। Now similarly, so that is the case when y naught is less than c by k. Now what if y naught is greater than c by k? What happens then? तो आप देख सकते हैं कि अगर y naught c by k से ज्यादा होगा तो इनिशियली y का वैल्यू ज्यादा है, बाद में y का वैल्यू इंफिनिटी पे कम है, मतलब इट इज एक्सपोनेंशियली डीकेइंग, ठीक है। द वैल्यू ऑफ y इज एक्सपोनेंशियली डीकेइंग एंड अगेन इन्हीं अगर x इज इक्वल टू 0 पे जो स्लोप को मेंटेन रखूंगा, दैट व्हाट वैल्यू विल इट रीच c by k? इट इज 1 by k, ठीक है। नाउ what if y naught is equal to c by k? What if y naught is equal to c by k? What happens then? So just look at this equation. अगर आप y naught को equal to c by k, मान लो ये मैंने c by k को y naught लिख दिया, तो when I open the brackets you can see that y naught e raised to minus kx and ये y naught e raised to minus kx will cancel out, ठीक है, and the only thing remaining would be y naught, ठीक है। So this would have a constant value. Although this differential equation has been followed, बट इसका एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा इट वुड बी कांस्टेंट, y इज इक्वल टू c by k विल बी फॉलोड, ठीक है, इट वुड हैव अ कांस्टेंट वैल्यू। नाउ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्म दे रहा हूं मैं आपको कि ये जो मैंने 1 by k जो x का वैल्यू दिया है, जहां पे वो c by k का वैल्यू अटेन करता, अगर वो कांस्टेंट मेंटेन रहता, तो उसके 5 या 6 टाइम्स का जो वैल्यू 5 by k या 6 by k, उस रेंज में आप अगर जाओगे तो 99.9% से ऑफ c by k विल बी रीच्ड, ठीक है। देखो देख सकते हो कि जितना टाइम उसको 1 by k टाइम में देखो इतना पहुंचा, नेक्स्ट 1 by k टाइम में और पहुंच जाएगा, नेक्स्ट 1 by k में और पहुंच जाएगा, और 1 by k में और पहुंच जाएगा, मतलब अराउंड 5 to 6 1 by k वैल्यूज ऑफ x के इंटरवल्स में यू विल सी दैट इट विल ऑलमोस्ट रीच द वैल्यू ऑफ c by k, ठीक है। थियोरेटिकल इन्फिनिट है, बट 99.9% के आसपास रेंज पे you'll get it in 6 by k value of x, all right। So this is our differential equation। ये जो मैंने differential equation अभी आपको समझाया, this is very common in physics, especially JEE and NEET physics। Now I'll show you the examples, ठीक है। तो सबसे पहले let's look at the application of this differential equation in mechanics, all right। So here's the application in mechanics. The application I'd like to discuss here is free fall in viscous medium। तो अगर एक मान लो एक पार्टिकल है जिसका मास है m and it's moving under gravity, ग्रेविटी लग रहा है उस पे, and it's moving with the speed v। Now आपको विस्कस मीडियम के बारे में, विस्कस फोर्सेस के बारे में आपको पता ही होगा कि इट इज इट एक्ट्स ऑपोजिट टू द वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करेगा उसके ऑपोजिट वो फोर्स लगेगा, ठीक है। सो हियर आई हैव रिटन आई हैव रिटन एफ वी इज द viscous drag is equal to minus bv। b is a constant and negative implies it is opposite to v। Now the best example that I could give you is that of आपने तो ये पढ़े होगा स्टोक्स थ्योरम के हिसाब से, तो एफ वी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ये पढ़ा ही होगा ना। तो दिस इज इट इज प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक है। नाउ दिस 6 पाई ईटा आर, इट इज दैट बी, ओके। तो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो मैंने उसको जनरलाइज करके बी के टर्म्स में लिख दिया, ऑलराइट। नाउ so let's say you have a particle of mass m, it's moving under gravity, and I'm being a little specific right now कि it's moving in a straight line, vertically downwards या upward motion करेगा। Now in this case ये जो particle है it is moving down, and मैंने downward direction को positive ले लिया, ठीक है, in all the cases। तो क्या क्या फोर्स, इसका FBD देखो कैसा रहेगा, इस पे नीचे की तरफ लगेगा mg, ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स लगेगा bv, and the acceleration of the particle is downwards। Now instantaneous velocity of the particle is v, ठीक है।
So this is what I have shown in this FBD. Now I'm going to apply Newton's second law here. Sigma F is equal to ma. So what are the forces acting? Mg and bv, and they are in opposite direction. So mg minus bv is equal to ma. ठीक है, तो यहाँ से मैं a को क्या लिख सकता हूँ? Divide the whole equation by m, you will get g minus b by m times v. Now what is this a? A is simply dv by dt. ठीक है, now just look at this equation. Look at this equation. dv by dt is equal to g minus b by m into v. Can you see that ये c का काम कर रहा है, ये k का काम कर रहा है? कैन यू सी दिस? वो c का काम कर रहा है और k का काम कर रहा है, एंड यहाँ पे y के बदले कौन है? यहाँ y के बदले v और x के बदले कौन है? t. तो what would be our general equation? Our general equation would simply be v as a function of time. देखो, velocity as a function of टाइम, जनरल इक्वेशन में y एज अ फंक्शन ऑफ x था, ठीक है, इज इक्वल टू v नॉट इज द इनिशियल, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी e रेज टू माइनस बी टी बाई एम. अब ये बी टी बाई एम कैसे लिखा? माइनस के टी लिखना होता ना, तो व्हाट इज के हियर? के देखो b बाई एम हो गया, तो v नॉट e रेज टू माइनस बी टी बाई एम प्लस c बाई के करो. नाउ इफ यू डू c बाई के, यू विल गेट mg बाई b. Can you see that? mg by b. तो mg by b, c by k, g by b by m, मतलब mg by b into 1 minus e raised to minus kt, k का वाली k, b by m. All right. So I hope you have understood this. And ये हो गया अपना जनरल इक्वेशन, ठीक है. Now this is our general equation. Now uh, what if I put the value of t as infinity? मतलब after a very long time, what would be its velocity? So you know that it would be c by k. Now what is c by k? It is mg by b. That velocity is called the terminal velocity. ठीक है, इवेंचुअली द पार्टिकल वुड अटेन दिस वेलोसिटी. आपने ये रेन ड्रॉप्स वगैरह का रेन ड्रॉप्स जो फॉल करता है वो उसका आपने सुना भी होगा कि when rain falls from the clouds, it accelerates for a while and then falls with a uniform speed called terminal velocity. So this is that terminal velocity, mg by b. ठीक है, now what are the different possibilities? ठीक है, let's look at the different possibilities here. So the first possibility is that the particle is dropped from a large height. एक बहुत ही लार्ज हाइट में. सी लार्ज हाइट का लॉजिक ये है कि इट मतलब बिफोर इट अटेन्स द टर्मिनल वेलोसिटी इट डज नॉट रीच द ग्राउंड. तो फ्रॉम अ लार्ज हाइट इफ इट्स ड्रॉप्ड मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो. सो व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, तो व्हाट वुड आवर इक्वेशन लुक लाइक? जस्ट पुट v नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो mg by b into 1 minus e raised to minus bt by m. ठीक है, so our velocity time graph would be an exponential growth graph. जीरो से पहले जीरो velocity था and it will grow to mg by b being the mg by b being the terminal velocity. All right, so the speed increases and finally attains the terminal speed. All right, now what if the particle is thrown down? अगर नीचे फेंक दिया from a large height, इस पार्टिकल को नीचे फेंक दिया, तो नीचे फेंक दिया तो देखो आवर इक्वेशन इज नॉट गोइंग टू चेंज. द इक्वेशन वुड बी दिस, बट देयर आर अ कपल ऑफ cases that could happen. The first case is if you throw it throw it with a speed which is less than the terminal velocity. देखो आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी है mg by v और इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट. अगर आपने उस पार्टिकल को नीचे फेंका एंड वो जो स्पीड है इट इज लेस देन द टर्मिनल वेलोसिटी, इट वुड सिंपली बी एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. देख सकते हो v नॉट टू mg by v. ठीक है, जस्ट लाइक दिस केस यहाँ पे हमने देखा था सेम थिंग. ठीक है, y नॉट से c by k गया, उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा? v नॉट से mg by b जा रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करेगा. सो द पार्टिकल गेन स्पीड इन दैट केस. कम स्पीड से फेंको तो वो गेन करेगा, और अगर बहुत ज्यादा स्पीड से फेंक दिया, नीचे फेंका, तो अगर नीचे फेंकोगे तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन? तो वो जो mg जो उसका दिस वन व्हाट डू यू कॉल इट, द drag would overpower the force of gravity and hence the acceleration would be upwards. ठीक है, the acceleration is going to be upwards because the drag force would be stronger than the gravity. In this first case, drag force and चलो मैं वो लिख ही देता हूँ here. I'll just write it so that you get an idea. Okay, so
here in this particular case, what happens is that the drag force is less than gravity. It's weaker than gravity. Hence, what you could say is that the acceleration is downwards. Okay. And in this case, the drag force is stronger than the gravity. Okay. And since it's moving down, that means the acceleration is upwards. The direction बता रहा हूँ, it's not it's not increasing or decreasing. This is the direction. All right. And here, what if जिस स्पीड से फेंका, तो आप जो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करने वाला था उसी स्पीड से अगर आपने उसको फेंक दिया, तो व्हाट्स गोइंग टू हैपन? तो व्हाट हैपेंस इज, जो इसका viscous drag रहेगा in this case would be exactly equal to gravity, and in that case acceleration would be zero. So it would attain a constant speed. ये constant speed से वो गिरते रहेगा. ठीक है? So I hope you understood three cases of the second possibility, that is throwing the particle down from a large height. Now एक नेक्स्ट केस जो मैं नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि यू थ्रो अ पार्टिकल अप. एक पार्टिकल को आपने ऊपर फेंक दिया, तो ऊपर फेंकोगे तो लॉजिकली सोचो, ऊपर फेंकोगे तो एक सर्टेन हाइट पर रुक जाएगा. ठीक है. एंड देन उसके बाद क्या होगा, वो वापस नीचे गिरेगा. सो द पार्टिकल डिसेलरेट्स as it moves up and stops at a height and then falls down gaining speed till it attains the terminal velocity. So you just understand this. इसमें हो क्या रहा है कि you throw a particle up. ठीक है, you throw a particle up, and once you throw that particle up, it will reach a certain height, and after it reaches a certain height, it is just falling down with initial velocity being zero. मतलब कि it is after it reaches the maximum height, it is simply this case. ठीक है, केस नंबर 1 हो जाएगा. ठीक है, पॉसिबिलिटी 1. तो यहाँ पे what is the what's different in the equation? तो इक्वेशन में क्या रहेगा, जो v नॉट है उसको हमने सिंपली माइनस वी नॉट लिख दिया. ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया उसको माइनस वी नॉट, बिकॉज लाइक आई सेड अर्लियर कि मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं, तो अगर आपने उसको ऊपर फेंका तो नेगेटिव वेलोसिटी होगा. ठीक है, सो क्या ग्राफ बनेगा आपका? द सेम ग्राफ, बस वो जो इनिशियल वैल्यू है इट वुड बी नेगेटिव. ठीक है, सो नेगेटिव से इट विल ग्रो टू ए पॉजिटिव terminal velocity. All right. Now, what is this time tau? Can you see this time tau? This is the time it reaches the maximum height. तो वहां पे उसका velocity देखो क्या हो जा रहा है, zero. ठीक है. It is the time it reaches. It is the time it reaches. Sorry. Reaches the highest point. I'm so sorry. ये इसका सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम. Highest point. I hope you understood this case. ये अभी देख सकते हैं कि ये वाला जो कंडीशन देखा हमने, तो आपको यहाँ से देखो, look at this equation. इधर से आपको वो सारे steps आप छोड़ के अब डायरेक्टली यहाँ पे उसका सॉल्यूशन लिख के, and you could have just clearly written all the पॉसिबिलिटीज. ठीक है, आपको कोई भी इनमें से इन तीन केसेस में से कुछ भी दिया रहता, तीन नहीं एक्चुअली अगर देखा जाए तो 5 है, क्योंकि सेकंड केस में तो तीन, सेकंड पॉसिबिलिटी में देयर आर 3 केसेस हियर. तो इसमें से कोई भी अगर आपको एक सिचुएशन दिया रहता तो यू कुड हैव इजीली सॉल्व दिस. आपको बस एफबीडी बनाना है. एफबीडी बना के आपको अगर जैसे जैसे ये इक्वेशन मिल गया, जैसे ये वाला इक्वेशन मिल गया, you can skip all the integration part and you could just directly write this equation. ठीक है, and then it would be very easy to analyze the motion. आगे का कुछ भी पूछा जाए आप उसका आंसर दे सकते हैं. ठीक है, now that was application in mechanics. What about thermal physics? ठीक है, so let's look at an application in thermal physics. Now you guessed it right, it is Newton's law of cooling. आपने तो ये पढ़ा ही होगा, Newton's law of cooling. So what is Newton's law of cooling? Let's say you have a body whose temperature at instantaneous temperature is T, and it's kept in a surrounding whose temperature is Ts, and this Ts is kept constant. ठीक है, Ts is always constant. Now two things happen simultaneously. One thing is emission. This emission happens because of this temperature T, and the other thing that happens is absorption, which is due to Ts. Now अगर आप इसका actual analysis करो तो that you have to go using Stephen's law. Now for small difference in temperatures you could use Newton's law of cooling. Now what does Newton's law of cooling say?
So Newton's law of cooling says that the rate of cooling is proportional to the temperature difference between body and surrounding. All right. Now rate of cooling क्या होगा? It is dt by dt but negative. Cooling isolate change in temperature negative. So minus dt by dt is the rate of cooling. This right here is the rate of cooling, and difference in temperature of body and surrounding वो क्या होगा? T minus Ts हो जाएगा. ठीक है? It is simply temperature of body minus temperature of surrounding. Now the information given is that initially, ध्यान से देखना, initially the temperature of the body is T naught. ठीक है? ये information दे रखा है. Now ये minus dt by dt is proportional to T minus Ts. So if I remove this proportionality, what I'll get a constant C. And देखो यहाँ माइनस है, इस नेगेटिव को इस तरफ ले जाता हूँ. I'm going to rearrange this equation and I'll get dt by dt is equal to Cts minus Ct. I could clearly see that this right here, this whole term right here is acting like capital C of our general equation, and this whole term right here is acting like a k in the general equation. Okay, and the initial value of t is given as t naught. All right, and यहाँ पे t क्या है, y का काम कर रहा है, और small t क्या है, वो x का काम कर रहा है. So directly आप इसका equation लिख सकते हैं, t of t is equal to t naught e raised to minus. Now what is k? K क्या है? Oh, I'm sorry, एक छोटा सा मैंने मिस्टेक कर दिया. Let me just rectify that. It is not ct but c itself. ये देख रहे हो, ये जो c है मैंने गलत बोल दिया था पहले. c itself is taking the value k. Cts whole, the whole Cts, this whole thing will take the value of c. Okay, तो k कौन है यहाँ पे? c है. All right, don't get confused here. तो this is that k. तो देखो t naught e raised to minus ct आ गया, k के बदले c आ गया. एंड फाइनल टेम्परेचर क्या रहेगा? इवेंचुअली टेम्परेचर क्या मिलने वाला है उसका? तो c by k कर देंगे. तो when you do c by k, which is Cts by c, it is simply Ts. ठीक है, तो Ts into 1 minus e raised to minus ct. Now this is quite logical. अरे इवेंचुअली तो इस बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम हो जाएगा. ठीक है, सो इवेंचुअली इट हैज टू अटेन व्हाट टेम्परेचर? सराउंडिंग्स का टेम्परेचर. ऑलराइट, नाउ लेट्स लुक एट द थ्री केसेस. व्हाट आर द थ्री केसेस? द फर्स्ट केस इज that the temperature of the body is less than that of the surrounding. मतलब surrounding is hotter. ठीक है, एक ठंडे ऑब्जेक्ट को एक गर्म सराउंडिंग में रख दोगे तो ऑफ कोर्स उस ठंडे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ के सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा. सो दैट यू विल सी एन एक्सपोनेंशियल growth in the temperature. ठीक है, so and since it is you know the temperature is growing, you could say that कि emission is less than absorption. ज्यादा absorb करेगा तभी तो ज्यादा हीट, नेट हीट गेन कर रहा है, and hence its temperature is increasing. Similarly, if the temperature of the body was greater than that of the surrounding, मतलब you keep a hot object in a cold surrounding, cold environment, so the emission would in this case be greater than the absorption. So since the emission is greater than the absorption, what will you observe? You will see that it will lose temperature, it will cool down. तो मतलब T naught से वो Ts attain करेगा exponentially decay करते हुए. ठीक है, and the last case is that आप जिस बॉडी, जो बॉडी रख रहे हो, उस बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर ऑलरेडी इक्वल है. सो डज दैट मीन एमिशन बंद हो गया? नहीं, एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों चल रहा है बट देयर रेट्स आर इक्वल. ठीक है, सो इट विल मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर T naught. So that was the application in thermal physics. ठीक है, now let's look in electrodynamics. ठीक है, so again electrodynamics में आपने similar equation कहाँ देखा होगा? आपने देखा है RC सर्किट्स में, LR सर्किट्स में. तो मैंने सोचा कि RC सर्किट्स would be an easier example for you, so मैंने RC सर्किट सेलेक्ट किया. जनरली आपको RC सर्किट जब पढ़ाया हो गया होगा तो you must have seen that you connect a you know uncharged capacitor to a battery. ठीक है, so I'm going to show you a very general case and you can see that this is how I teach in my class RC circuits. एक सिंगल केस से आप बाकी सारे केसेस उसमें से आ सकते हैं. ठीक है, so what is this case? You already have a charged capacitor. ठीक है, look at this capacitor. ठीक है, the capacitance is C. You already have a charged capacitor. This plate is positively charged and this is negatively charged, and the initial charge on the capacitor is Q naught. And you connect this to a battery of EMF E, and the net resistance in the circuit is R. Now this R includes the internal resistance on all these things. This is the net resistance of that circuit. All right.
Now at t is equal to 0, you close the key. Now when you close this key, there will be a current flowing in this, and at some certain time t, let's say that the direction of current is like this. देख सकते हो कि ऐसे इस तरह से it's moving clockwise. Now when the current is moving clockwise, you can see that charge has been added to the positive plate while charge has been removed from the negative plate. You could say that this particular capacitor is being charged. Okay, all right. So this I would simply be rate of change of this charge, so that is I would be equal to dq by dt. All right. Now after a long time, what would you observe? Of course, this capacitor would be charged on the basis of this battery, and hence the net charge on the capacitor would be CE. And furthermore, you will see that this positive charge, a positive plate of the battery is being connected to this plate. So this has to be positive polarity and this has to be negative polarity. And there will be no current once the capacitor is completely charged. So this is the basic understanding that we have of RC circuits. Now, उसको अभी मैथमेटिकली देखो कैसे सॉल्व करके दिखाता हूँ. Now, if I use KVL, ठीक है, Kirchhoff's वोल्टेज लॉ लगा देता हूँ इस पर्टिकुलर सर्किट में. So when I do that, see, let's start from here. यहाँ से प्लस ई, इधर लिख दिया प्लस ई, इधर से इधर गए कुछ नहीं हुआ. यहाँ से देखो कितना होगा, देयर विल बी अ ड्रॉप इन पोटेंशियल बाय क्यू बाय सी. ठीक है, सो ई माइनस क्यू बाय सी. Again, you're moving along the direction of current, so there will be a drop in potential again, which is IR. So, and that's it, and you reach the original position. So you'll have an equation E minus Q by C minus IR is equal to 0. Now just rearrange this equation a bit. I is equal to क्या मिलेगा आपको, E by R minus 1 by RC times Q. ठीक है. Again, you can see that this is simply what the same differential equation. This E by R is acting like this, the C of our general equation, and 1 by RC is acting like our K of the general equation. देख सकते हो? So, oh, I did this early on. उसको थोड़ा चेंज कर देना चाहिए था. सॉरी, यू कैन सी दैट कि यहाँ पे आई है, आई को मैं क्या लिखूंगा, डी क्यू बाई डी टी. सो दिस इज आवर डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑलराइट, सो this E by R acts like our K, and this 1 by RC acts like our K, and E by R acts like our C. All right, so E by R is C, 1 by RC acts like K. So what would our general equation be? And yes, look at the circuit. Initially, the charge on the capacitor was Q naught, and you should look at this. Finally कितना है CE, initially कितना है Q naught. Look at the polarities, both the polarities are the same. ठीक है, so जो t is equal to 0 पे charge on the capacitor is going to be Q naught, and t is equal to infinity पे charge on the capacitor would be would be CE. all right, in this case, if in case अगर ये polarity उल्टा रहता तो यहाँ पे खाली minus Q naught लिख देते हैं. ठीक है. Now, so what is our general equation? So the general equation is Q as a function of time, charge on the capacitor as a function of time, is Q naught e raised to minus T by RC. देखो 1 by RC is K, and final क्या होगा, C by K. So when you do C by K, तो E by R divided by 1 by RC, you'll get CE. देख सकते हो, CE. So that matches with our prediction, right? That this mathematically ये जो term होता है वो कौन सा होता है, जो final value of charge होगा. So it matches with our prediction कि eventually it has to attain the potential difference across the capacitor would be E, and hence the charge on the capacitor would be CE. ठीक है, so वो हमारा match हो गया. तो Q naught e raised to minus T over RC plus CE into 1 minus e raised to minus T over RC. ठीक है, यू कैन क्लियरली सी कि कितने इजीली हमने ये लिख दिया. यू कुड जस्ट you could do away with the integration part. इसमें से आप CE minus Q by RC लिख के CE minus Q को इधर ले जाओ, वो सब छोड़ सकते हो. You could directly write this equation. Once you directly write this equation, आप देख सकते हो कि क्या क्या possibilities हो सकता है. ठीक है. Now the basic possibility that I'll tell you is कि if initial charge was less than the final charge, ठीक है, मतलब पहले कम चार्ज था और फिर आपने बैटरी से कनेक्ट किया, तो it would just the capacitor will charge to attain its maximum value. Now what if initial charge was higher than the final charge that was supposed to be there? तो क्या होगा कि the capacitor will discharge
and you could see that here the direction of current will be opposite. ठीक है, it will be opposite. वो सारा मैथमेटिकली क्लियर हो जाएगा, एक ही इक्वेशन से आपका सारा काम हो जा रहा है, ठीक है, तो डिस्चार्ज हो जाएगा इस तरह से। एंड अगर मान लीजिए कि ऑलरेडी चार्ज है, जितना चार्ज होना चाहिए था उतना है कैपेसिटर में, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा बिकॉज इट्स ऑलरेडी चार्ज। सो QT graph is, you can see that QT graph is a straight line, hence the slope dq by dt would be 0, so there will be no current. Now आपको जो पढ़ाया जाता है उस इक्वेशन में, इफ यू उस केस में आप देख सकते हो कि आपको दो चीजें पढ़ाया जाता है। इवन इफ यू लुक एट सम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, यू विल सी दैट एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो अनचार्ज कैपेसिटर मतलब सिंपली क्या हो गया, क्यू नॉट को हटा दो, तो क्यू नॉट हट जाएगा। देखो क्या आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू सीई टाइम्स 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाई आर सी। देख सकते हो। तो आई जस्ट राइट दैट, I thought I'll show it here, but I think I should write it. All right, so let's say the special case is that uncharged capacitor connected to a cell. So when you connect an uncharged capacitor to a cell, what you'll observe is, देखो simple सा चीज, Q naught is equal to 0. So Q naught equal to 0, that implies what is charge on the capacitor as a function of time? It would simply be CE into 1 minus e raised to minus t by RC. All right, and this, as you can see, is an exponentially growing ग्राफ। इसका जो ग्राफ रहेगा वो कैसा रहेगा, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ ग्राफ रहेगा, ठीक है। सो आई विल जस्ट राइट दैट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। सो दैट्स योर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एंड एक और मैं केस बताता हूं आपको, ये भी चीज पढ़ाया जाता होगा क्या, चार्ज्ड कैपेसिटर connected to a resistor, that's your discharging circuit, ठीक है। तो अगर रेजिस्टर से ही कनेक्ट किया, सो देयर इज नो बैटरी, तो इफ देयर इज नो बैटरी, ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। दैट इंप्लाइज क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टी वुड सिंपली बी व्हाट, क्यू नॉट ई रेज टू माइनस टी बाय आर सी। देखो कितना सिंपल हो गया इक्वेशन। जस्ट लुक एट आवर सर्किट, मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूं, देखो सर्किट को देखो। पहला केस, देयर इज नो चार्ज, तो ये इसी तरह से वो चार्ज होते रहेगा। नाउ द सेकंड केस, देयर इज नो बैटरी, सो इफ देयर इज नो बैटरी, ये चार्ज्ड कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर, all the energy stored in this capacitor would be lost in the form of heat by the resistor. इधर से करंट देखो ऐसे जाएगा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट तक थ्रू दी वायर्स अलाउ पासिंग थ्रू द रेजिस्टर, एंड सारा एनर्जी चल जाएगा। इवेंचुअली द करंट विल आल्सो बी 0, सो नेट चार्ज फाइनली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो दैट हियर इज एक्सपोनेंशियल डीके। That's your exponential decay. All right, so I hope you have understood the application of this differential equation, and I guess you're getting an intuition that this is quite good, you know। I mean अगर आपका काफी टाइम बचा सकता है, अगर if you see something like this, you could directly write this equation and then you know whatever case is given to you, उसमें आप easily solve कर सकते हो चीजों को, ठीक है। Now the most standard case is the application in modern physics, that is a radioactivity, ठीक है। so radioactivity में आपको पता है कि let's say there is a radionuclide X that decays into a stable nuclide Y। मतलब ये अभी मैं एक बहुत स्पेशल केस ले रहा हूँ रेडियोएक्टिविटी में, कि एक X रेडियोन्यूक्लियाइड है, वो Y न्यूक्लियाइड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब डीके हो रहा है, and this Y is stable, matlab there is no further decay. All right, now at t is equal to 0, let's say that X का जो sample है उसमें n naught nuclei है, and initially there is no Y. At t is equal to t, X का वैल्यू n हो जाएगा, and Y का वैल्यू ऑफ कोर्स क्या है, नंबर
इक्वल रखने के लिए n नॉट माइनस n रहेगा. एंड एट इन्फिनाइट टाइम ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0. इवेंचुअली दिस विल कंप्लीटली डीके, देयर विल बी नो x. एंड y का वैल्यू क्या होगा n नॉट. दिस इट इज कंप्लीटली डीके. ऑलराइट, नाउ what is the law of radioactivity? You know that it follows the first order kinetics. That means कि the activity, see n is the number of undecayed nuclei, ठीक है, and activity is simply minus dn by dt. Now according to radioactive decay law, activity is proportional to the number of undecayed nuclei. मतलब a is proportional to n. Proportionality हटाऊंगा तो lambda a is equal to lambda n आ जाता. What is this lambda? You know that lambda is called the decay constant. Decay constant. All right, so decay constant होता है a is equal to lambda n, और ये a का वैल्यू क्या रहेगा minus dn by dt. this a minus dn by dt क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि n का वैल्यू कम होते जा रहा है, ठीक है. so minus dn by dt is equal to lambda n. मतलब dn by dt का वैल्यू क्या हो गया माइनस लैम्डा n. देख सकते हो नेगेटिव को इधर लेके. अब जस्ट सी केयरफुली, यहां पे c का वैल्यू देख सकते हो 0 है और k का वैल्यू कौन ले रहा है लैम्डा. तो सीधा सीधा मैं इक्वेशन लिख देता n इज इक्वल टू n नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी. ऑलराइट, n इज इक्वल टू n नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी. ये जो n का वैल्यू है, x का जो नंबर ऑफ अनडीकेड रेडियो न्यूक्लियेट रहेगा, उसका जो टाइम का फंक्शन रहेगा दैट इज n नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी. वो c का वैल्यू 0, तो c बाई के 0 हो गया, तो सेकंड टर्म वोंट बी देयर. ऑलराइट, नाउ यहाँ पे दो एलिमेंट्स है x एंड y, तो मैं दोनों के ग्राफ्स प्लॉट कर सकता हूँ. x, number of x as a function of time is simply n as a function of time. तो n naught e raised to minus lambda t. तो देख सकते हो वो n naught से eventually it will decay down to 0. ऑलराइट, ये पहले n naught है, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ. देख सकते हैं कि पहले n naught है, then it will be 0 at infinite time. ठीक. and what about y? y n as n of y मतलब number of y molecule y nuclei as a function of time. that is simply देख सकते हैं n naught minus n. तो n naught minus n as a function of time करूँ तो n naught common निकाल सकता हूँ. I'll get n naught e raised to 1 minus e raised to minus lambda t. That's a growth graph. ठीक है, so it's being produced. ठीक है, there's a production of y going on and there's a decay of x going on. ठीक है, so the number of decay of x would be equal to number of production of y. all right, तो x decay हुआ n naught से 0 और y ग्रो किया, प्रोड्यूस हुआ 0 से n naught. so there will be an exponential growth in the value of y. ठीक है, eventually देख सकते हैं it will attain n naught. all right, now आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यू नो ये जो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन बताया, इसके मेरा ये मानना है कि इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, रिमेंबर दिस स्मॉल फॉर्मूला, तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है. दिस इज हाउ आई टीच माय स्टूडेंट्स एज वेल. ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन दैट आईड लाइक यू टू रिमेंबर. इफ यू हैव if you see a differential equation in any situation, ठीक है, dy by dx is equal to c minus ky, just write it as y is equal to y naught e raised to minus kx plus c by k into 1 minus e raised to minus kx. ठीक है, all right, so based on that you could do whatever calculations you want. Right, so I'll be posting it's been a very long time since I've posted any content, so I hope to regularly post concepts like these. all right, and also I'll try to maintain that advanced illustration series as well. all right, so thank you for watching the video. I'll see you next time.